गुजरात लॉबी यूपी में एक ऑप्शन ढूंढ रही है योगी का। तो योगी के सामने उनको खड़ा करने के, योगी के सामने टक्कर देने के लिए, योगी को कमजोर करने के लिए उनका प्रयोग मुझे लगता है कि गुजरात लॉबी करने का विचार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। क्या गुजरात लॉबी ने योगी आदित्यनाथ को सियासी तौर पर ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया है और उस पर एग्जीक्यूशन भी शुरू हो गया है। जिस तरह से वरुण गांधी मुलाकात करने पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अब तक तो वो सियासी तस्वीर से कहीं गायब थे, चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे, और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी सक्रियता बढ़ी है। उनको एक्टिवेट क्या किया गया है जानबूझकर योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने के लिए, करेंगे बात। केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। सर, वरुण गांधी की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब इस मुलाकात के मायने तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वरुण गांधी भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के जो झंडा लेकर आगे चलने वाले लोगों में से एक रहे हैं। तो क्या एक रिप्लेसमेंट के तौर पर दिल्ली ने वरुण गांधी को फिर से एक्टिवेट किया है और आगामी चुनाव में क्या उनकी कोई बड़ी भूमिका रहने वाली है? आपको क्या लग रहा है? देखिए हिमांशु जी, अगर आप दिल्ली और लखनऊ की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों के बाद चुनाव है और देश में नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है अपनी एक नई टीम बनाने जा रहा है। उसी के तहत वरुण गांधी से पहले वसुंधरा राजे ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी अपने बेटे और परिवार के साथ। उनके बेटे दुष्यंत सिंह राजस्थान से सांसद हैं, तो उनको भी चर्चा चली थी कि केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, नितिन नवीन की टीम में उनको रखा जा सकता है। इस तरह के चर्चे लगातार चल ही रहे थे कि इसी दौरान वरुण गांधी की भी मुलाकात हुई। वरुण गांधी पिछले 6-7 साल से बिल्कुल किनारे पे थे और मोदी जी उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे। एकाएक मोदी जी से उनकी मुलाकात होना, उनको दोबारा से चर्चा में लाना और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़ के इस घटना को देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वही हैं जो कांग्रेस की काट भी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक दौर में हालात ये थे कि वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा ब्रांड बन गए थे। हालांकि बीच में फिर उन्होंने उस चीज को थोड़ा नकारने की कोशिश की और सरकार पे कई बार उन्होंने सवाल उठाने का काम किया, चाहे वो रोहित बोमुला वाला मामला हो, चाहे किसान आंदोलन वाला मामला हो, चाहे टैनी वाला मामला हो। तो उन्होंने कई बार सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। तो ये जताता है कि वो बीच बीच में इधर उधर भी हुए हैं और लंबे समय से वो मोदी से दूर थे और केंद्र की सरकार कहिए, मोदी सरकार कहिए या केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व कहिए, कहीं न कहीं उससे उनकी दूरी बनी हुई थी। लेकिन उन्होंने सेम दूरी योगी जी से भी बना के रखी थी। ऐसा नहीं था कि वो अगर दिल्ली से दूर हैं तो योगी जी के करीब चले गए हैं। तो उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था दोनों तरफ से और उसका फल उनको मिला है कि मोदी जी ने उनको बुला के कुछ बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की है और हमें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से उनको एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा ये भी है कि वो अभी फिलहाल में जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हैं, उसको देखते हुए वेस्ट बंगाल में पहले उनका कुछ प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनकी पत्नी भी जो यामिनी राय चौधरी हैं वो बंगाली हैं, बंगाल से आती हैं। तो कुछ भावनात्मक रिश्ता भी उनका वेस्ट बंगाल से है और वो प्रभारी भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के पहले। तो इसलिए वहां पे भी उनका प्रयोग पार्टी करना चाहती है, इस लिहाज से उनको लिया गया। दूसरा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिस प्रकार से गुजरात लॉबी यूपी में एक ऑप्शन ढूंढ रही है योगी का, तो योगी के सामने उनको खड़ा करने के, योगी के सामने टक्कर देने के लिए, योगी को कमजोर करने के लिए उनका प्रयोग मुझे लगता है कि गुजरात लॉबी करने का विचार कर रही है। हालांकि जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना मुझे लगता है वाजिब नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने वसुंधरा का जिक्र किया, तो वसुंधरा
और उनका बेटा जब वहां पे मिले थे मोदी जी से, तो अगले दिन चर्चा ये चली थी कि दुष्यंत सिंह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो विस्तार होने वाला है उसमें उनको मंत्री बनाया जा सकता है, नितिन नवीन की टीम में उनको एक प्रमुख स्थान दिया जा सकता है, और वसुंधरा राजे को ऑप्शन दिया गया है कि वो किसी भी बड़े राज्य का राज्यपाल बन सकती हैं। तो अब इंतजार उनके जवाब का है। लेकिन हमें जिस प्रकार का लगता है और जिस प्रकार से हमारा अनुभव है, और हम देखते हैं कि गुजरात लॉबी से 36 का आंकड़ा वसुंधरा राजे का रहा है, तो वो इतनी आसानी से राज्यपाल बन जाएंगे और इतनी आसानी से वो घुटने टेक देंगे गुजरात लॉबी के सामने। हमें इस पे थोड़ा संशय है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि दिल्ली की जो टीम बनाने की कवायद चल रही है, उस नई टीम में कौन कौन लोग आते हैं और क्या इस प्रकार के, अगर उसमें वसुंधरा राजे हों चाहे वरुण गांधी हो, इस तरह के प्रभावी लोग आते हैं, तो फिर ये माना जाएगा कि खाली रबर स्टैंप वाली टीम नहीं है। क्योंकि ये दोनों कितने भी कुछ हों, इनको आप रबर स्टैंप नहीं कह सकते। ये अपनी भी चलाते हैं, अपने हिसाब से भी ये लोग काम करते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है? अगर ये है तो हम बड़ा एक बदलाव और डिफरेंट बदलाव भारतीय जनता पार्टी में देखने जा रहे हैं कुछ समय में। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आएगा उसमें एक प्रमुख भूमिका में वरुण गांधी आएंगे, और उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूज करती है, फिर मेनका गांधी का क्या रोल रहेगा, और योगी जी के सामने वास्तव में उनको कुछ बड़ा ये है क्या कि उनको मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करेंगे क्या, या जो पुरानी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है कि पहले योगी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए और बाद में वरुण गांधी को बना जाए, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सोच रही है क्या? ये भी थोड़ा भविष्य के गर्भ में ये सारे सवाल हैं, लेकिन इनसे सीधे सीधे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुजरात लॉबी जानती है कि उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए कुछ बदलाव आवश्यक है और उसी पर विचार मुझे लगता है मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए कोई मुलाकात हुई है, ये हम मान सकते हैं जी। अच्छा, क्या वरुण गांधी वो चेहरा है जो योगी को रिप्लेस कर सकते हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो वरुण गांधी हैं उनकी क्या इतनी अपील है? क्या वो योगी के स्तर के नेता हैं कि उनको अगर लाया जाए योगी की जगह पर तो पार्टी में कोई विद्रोह ना हो, आम जो जनमानस है उसमें भी इस तरह की चीजें ना हो? मतलब क्या वो कद है वरुण गांधी का, आपको लगता है? हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह जैसी चीज तो आप भूल जाइए, एक आवाज तक नहीं निकल रही है। क्या बिहार उसमें राजस्थान में वसुंधरा राजे के सामने खड़े होने लायक हैं? शर्मा जी जो आजकल वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई विद्रोह हुआ राजस्थान पर भाजपा में? मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के सामने जिनको सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया है, वहां कहीं विद्रोह हुआ? छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बने, विद्रोह हुआ? एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की भाजपा में कोई विद्रोह हुआ? वहां तो अंकिता भंडारी के मामले पे इतना भयंकर आंदोलन हुआ, उसमें उसको नहीं हटाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह करना, की बात है सर, योगी जी की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि यूजीसी के मामले पर हमने देखा मोदी तेरी खैर नहीं, योगी से बैर नहीं। योगी जी अपना सॉफ्टली जो है हर चीज से निकलते जा रहे हैं, लेकिन फंसने में अगर देखना तो मोदी जी फंस रहे हैं, लेकिन योगी जी निकल जा रहे हैं हर परिस्थिति से। उस परिस्थिति में क्या मतलब बच पाएंगे, ये चीज सवाल। देखिए हिमांशु जी, ये बात आपकी ठीक है कि उत्तर प्रदेश, थोड़ा मामला उत्तर प्रदेश का अलहदा है, लेकिन उसमें अलहदा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में आरएसएस का हाथ कहीं न कहीं योगी जी के ऊपर माना जाता है। लेकिन आज आरएसएस इस मजबूत स्थिति में है क्या कि वो अपनी सारी चीजें चला ले और वो इतना इंटरफेयर कर दे, और क्या वो योगी जी के साथ खड़े हो जाए? योगी जी के साथ मैसेज ये दिल्ली में आ रहा है कि योगी जी के साथ आम जनता, आम लोगों से अधिक नौकरशाह और जो दूसरे अधिकारी हैं वो हैं, और उनके बलबूते पे ही इस तरह की रणनीति चल रही है। चाहे आप जो आपने नारा अभी दिया है कि मोदी जी आपकी खैर नहीं और योगी जी से बैर नहीं, ये नारा भी एजेंसी द्वारा गढ़ा गया था, और वो एजेंसी उनके नौकरशाहों के इशारे पर काम कर रही है।
उसका कितना असर होगा, कितना देखिए, मैं विद्रोह वाली बात पे बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में विद्रोह जैसी कोई स्थिति होती है। चाहे आप कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, चाहे पार्टी के लोगों को देख लीजिए, चाहे अधिकारियों को देख लीजिए, आज बेशर्मी के साथ लोग पाला बदलते हुए आपको दिख जाते हैं। आप देखिए कि आज राजनीति में कोई नैतिकता, कोई सिद्धांतवाद बचा नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि योगी जी को हटाया जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जा सकता है, तो वो पहले ही वहां चिलम भरने का काम शुरू कर देंगे, पहले ही जाके। और योगी जी के साथ चंद उनके जो करीबी हैं, सिर्फ वो खड़े रह जाएंगे, और बाकी जो हो हल्ले वाले लोग हैं, वो सब निकल लेंगे। आप बड़े से बड़े किसी नेता को उठा के देख लीजिए, कल्याण सिंह जी बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, अंत में क्या असर हुआ उनका। जो उनकी सबसे खास थी कुसुम राय, वो भी उनका साथ छोड़ के चली गई थी। तो ये राजनीति ऐसी है कि जो आपके साथ खड़े हैं, वो सत्ता की मलाई खाने के लिए, वो रुतबा बनाने के लिए आपके साथ रहते हैं। जब आपका बुरा वक्त शुरू होता है, तो उसमें एक आध लोग ही आपके साथ होते हैं, बाकी लोग आपके साथ नहीं आते। और ये धीरे धीरे नैतिकता, सिद्धांतवाद समाप्त होता जा रहा है, चाहे वो कोई भी सियासी दल हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो मुझे इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि कोई विद्रोह जैसी स्थिति बन सकती है। और ये इतनी आसानी से नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में कि ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दें कि विद्रोह की जरा भी संभावना हो। ये पहले माहौल बनाएंगे पूरा। देखिए, आज चाहे आप कुछ भी कहें, योगी जी का दबदबा है, लेकिन दबदबा होने के बावजूद भी जिस तरह से शंकराचार्य के साथ हालात हो रहे हैं, जिस तरह से घोटाले घपले हो रहे हैं, जिस तरीके से तमाम ठेके पट्टे की बातें चल रही हैं, जिस प्रकार से आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ठाकुरों का ब्राह्मणों का टकराव चल रहा है, जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ व्यवहार हो रहा है, वो एक चर्चा चलाई जा रही है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत चीजें हो रही हैं, ये कोई अपने आप चीजें नहीं हो रही हैं। तो पहले माहौल को ऐसा पका दिया जाएगा कि जब कुछ बदलाव हो, जब उसमें कुछ किया जाए, तो कोई बड़ी आवाज ना आ सके। इसीलिए सारी चीजों की तैयारियां हैं, और मुझे लगता है दिल्ली इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। अब योगी जी इसका कैसे मुकाबला कर पाएंगे, योगी जी कितना स्ट्रांग है, अभी हमने तो कोई पैमाना लगा के नापा नहीं है। अब योगी जी कुछ करें तो पैमाना लगे। तो क्योंकि योगी जी ने भी कोई ऐसा कोई कारनामा बहुत बड़ा अभी तक दिखाया नहीं है कि जिससे लगे कि उनका दबदबा कायम है। जी नहीं, आपने बुरे दौर की बात की और दबदबे की बात की, तो मैं तो ये मान चुका हूं कि दबदबा तो है, और बुरे दिन जो है वो पत्रकारिता के चल रहे हैं, क्योंकि 4 PM पर आप शिकंजा कस रहे हैं, या फिर श्याम मीना सिंह, अभी जो हाल ही में मामला सामने आया, वो सड़क पर रिपोर्टिंग करने गया एक पत्रकार, उसको पुलिस उठा ले गई बिना रीजन के। अब वहां जाके कह रहे हैं कि आप ऐसी पत्रकारिता नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आपका फोन छीन लिया गया, जो कार्ड वर्ड मतलब जो कैमरे में लगा था उसको फॉर्मेट करवा दिया गया, डेटा उड़ा दिया गया। तो क्या साबित करने की कोशिश आखिरकार कर रहे हैं ये? मतलब दबदबा तो है ना, तो आप बोलेंगे तो आपका मुंह चुप करवा देंगे, इससे ज्यादा क्या चाहिए? दबदबा यही होता है, भौकाल यही होता है, बाहुबली। नहीं हिमांशु जी, आप ये देखिए कि दबदबा पत्रकारों पे चल रहा है, दबदबा गरीब आदमी पे चल रहा है, दबदबा उन पत्रकारों पे चल रहा है जो सरकार की खामियां बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। दबदबा पार्टी में नहीं चल रहा है, दबदबा प्रशासन पे नहीं चल रहा है, दबदबा अफसरों पे नहीं चल रहा है। ये देखने वाली बात है, और जनता देख रही है। अगर दबदबा चल रहा होता तो लोकसभा में ये हालत नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की। एक तो ये आपको समझना होगा। दूसरा ये है कि पत्रकारों की आवाज बंद करने की कोशिश या बंद करने की कोई कवायद पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है। एक पत्रकार ने दिखाया था किस प्रकार से जो स्कूल का खाना दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाती, किस हालात में दे रहे हैं, तो उस पत्रकार को ही घेर लिया था, उसी के ऊपर दुनिया भर की FIR और ये कर दी गई थी। अभी हाल ही का मामला है कि सीतापुर में एक पत्रकार ने भूमाफिया के खिलाफ कुछ खबर चलाने की कोशिश की, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये लगातार मामला है। मेरे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम भूमाफियाओं के किस्से कहानियां आते हैं, हम कई बार चलाते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन वो कोई घबराहट उनमें नहीं है। तो बिना प्रशासन की कहां से हिम्मत इतनी भूमाफिया में आ जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ है। तो साठगांठ है तो फिर भूमाफिया क्या करेगा? वो कोई दान दक्षिणा तो कर नहीं रहा, वो कोई धार्मिक कार्य तो चला नहीं रहा है, वो कोई सामाजिक कार्य तो कर नहीं रहा। उसका तो सीधा सीधा काम है कि लोगों की जमीन दबाओ और मुकदमे ठोको और प्रशासन को पैसे दो
और पुलिस को पैसे दो और अपना दबदबा कायम रखो। तो दबदबा जो चल रहा है वो भू माफिया का चल रहा है, और भू माफिया का जब दबदबा चल रहा है तो आम आदमी कहीं ना कहीं परेशान होता है। और जब उस आम आदमी की आवाज उठाने का काम पत्रकार करता है तो भू माफिया अपना दबदबा दिखाते उसकी आवाज बंद कर देता है, या उसको परमानेंट ही बंद कर देता है। जैसा कि मैंने सीतापुर का उदाहरण आपको बताया, मेरे पास मेरठ के, गाजियाबाद के, नोएडा के तमाम किस्से हैं जहां भू माफिया का नंगा नाच चल रहा है। प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं। आप बताइए, योगी जी 2 बार आए हैं, उद्घाटन करने यहाँ आते हैं, एक बड़े हॉस्पिटल का प्राइवेट का उद्घाटन किया था, साउथ की किसी कंपनी ने बनाया है। अभी कुछ दिन पहले कपिल देव जो क्रिकेटर हैं उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, उसका उद्घाटन करने योगी जी आते हैं। क्या सरकार बता सकती है कि पिछले 9 साल कंप्लीट हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार को, कितने नए शिक्षा संस्थान, कितने स्कूल और कितने सरकारी अस्पताल सरकार ने बनाए हैं? तो आप सब कुछ तो प्राइवेट को दे रहे हैं, सब कुछ तो आप बेच दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो आप किस दबदबे की बात कर रहे हैं? तो दबदबा पुलिस का है, और पुलिस जो है बदमाशों के, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, ये दबदबा है, और कोई दबदबा नहीं है। और ये इस प्रकार। जी केपी सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में, आपने बड़े करीब से जो है चीजों को देखा है। मैं आपके एक्सपीरियंस के आधार पर ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों को जरा समझाने के लिए कि ऐसा दौर क्या पत्रकारिता का पहले कभी रहा है जहां पर इस तरह से आवाज दबाने की कोशिश की गई? कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ पहले भी होता था, अब ये कुछ नया नहीं हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। तो क्या आज सबसे बुरा दौर है, या फिर वो बुरा दौर पहले था भी, कभी वही कंटिन्यू हो रहा है? नहीं, देखिए जी हिमांशु जी, इसको समझने के लिए आपको ये होगा कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, जरूर था, लेकिन इतना आगे जाके नहीं था। कोशिश होती थी नेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक आपने रास्ता ही बना लिया और आप सीधे सीधे गिरफ्तार ही कर लेंगे। देखिए, पत्रकार भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, कुछ पत्रकार भी इस तरह की चीजें करते हैं, गलत खबरें दिखाते हैं, भ्रमित खबरें दिखाते हैं, तो उनके साथ होता था। और कई ऐसे लोग भी थे जो सच्चाई के लिए करते थे, उनको भी दबाने का काम होता था, लेकिन एक लिमिट थी उसकी, उसको आप कर सकते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल ही, अगर आप सरकार के खिलाफ, आप मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में आपने कोई किसी टीवी चैनल को स्टिंग ऑपरेशन करते हुए देखा है? किसी अखबार में कोई बड़ा घोटाला घपला पे सीरीज छपते हुए देखा है? हमने कितने घोटाले घपले सीरीज छापे हैं कांग्रेस के जमाने में। कोल घोटाला आप देखिए, 2G का घोटाला देखिए, तमाम ऐसे, दिल्ली में राशन का घोटाला देखिए, शीला दीक्षित की सरकार में, कि ट्रक निकलता था गोदाम से, वो बीच में ट्रक कहाँ गायब हो गया, यही आज तक चैनल दिखाता था। तो क्या आज तक चैनल को या किसी दूसरे चैनल को आजकल कोई घोटाला नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि सरकार ने तमाम उस तरीके से घेर लिया है। अब मालिक आज सीधे डील करता है, मालिक आज सीधे पैसे लेता है सरकार से। जब सरकार से मालिक पैसे ले रहा है तो एक पत्रकार कैसे खबर दिखाएगा, अगर दिखाने की कोशिश भी करे तो इसलिए पूरी तरह चीजों को कंट्रोल कर लिया गया है। आज तो अब चौतरफा कंट्रोल है। पहले ये होता था हमारे जमाने में कि संपादक अपने तरीके से खबरें चलाता था, और मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट था वो विज्ञापन करे, दूसरा करे, वो कुछ इस तरह की खबरें कभी कह देता था कि ये थोड़ी खबर जो है, थोड़ी सी खबर, ये इसको पॉजिटिव रखिए, इनसे हमें बड़ा एक विज्ञापन मिल रहा है, तो इनके खिलाफ कुछ मत छापिए। इस तरह का तो थोड़ा बहुत चलता था, और मालिक कभी भी उसमें पड़ता नहीं था। मालिक ये कहता था कि संपादक जाने, संपादक का काम है। लेकिन आज मालिक ही जो है दलाल बन गया है, और मालिक ही सरकार से सीधे डील कर रहा है, और संपादक को CEO बना दिया है कंपनी का। और वो कंपनी है, वो कंपनी अपना मुनाफा देख रही है। शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हमें अपना विज्ञापन आना चाहिए, हमें इतना फिक्स पैसा आना चाहिए, क्या खबर जा रही है। तो ये तो मुखपत्र बने हुए हैं सरकार के सारे अखबार, और चैनलों पे राग दरबारी चल रही है, आप देख रहे हैं राग दरबारी, और सरकार के पक्ष में जो है घंटा घंटी बज रहे हैं। ये सब तमाम चैनलों में हो रहा है। आज ये थोड़ा सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश होती है, चाहे उसमें 4 PM हो, चाहे कोई दूसरा हो, चैनल को बंद कर दिया जाता है। पत्रकारों की माइक ID देख के उनको कोई अंदर घुसने नहीं दिया जाता। पुलिस तो दूर है, उसी में भूमाफिया के और दूसरे गुंडों के
गुर्गे आ जाते हैं, वही उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। कई जगह होता है कि पत्रकारों की हत्याएं तक हो गई हैं। अब पत्रकार के पास कोई पुलिस तो होती नहीं है, उसके पास तो हथियार तो होते नहीं है, उसके पास तो कलम होती है या माइक होता है। अब उससे वो कितनी लड़ाई लड़ सकता है? उसको भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को पालना है। तो बहुत मुश्किल दौर ये पत्रकारिता का भी चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पत्रकारिता करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में, ये आप देखिएगा जी। और सर, ये जो आज हो रहा है ये दूसरों के लिए भी सीख है एक तरह से। कल को दूसरी सरकार आएगी, कोई और प्रधानमंत्री होगा, कोई और मुख्यमंत्री होगा, वो भी इसी ढर्रे पर चलेगा, हम तो ये मानकर चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए जो भी सरकार आएगी वो किसी भी दल की हो, वो इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर देगी आते ही, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। और मैं तो दिल्ली में अपने साथियों से कहता हूं, देखिए पिछले 12 साल लगभग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और कई जगह इन्होंने एंट्री बैन की है, कई सारे नियमों को बदल दिया है। पहले देखिए दिल्ली में पत्रकारों की सीधी एंट्री पार्लियामेंट में थी, वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी है। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम लोग जाते थे तो बजट के दौरान एक हफ्ते के लिए थोड़ी स्टिक हो जाती थी कि भाई बजट सेशन है, इसमें कोई खबर इस तरह की लीक ना हो जाए, तो एक हफ्ते के लिए पत्रकारों की एंट्री बैन होती थी। अब पूरे साल के लिए पिछले 10 साल से एंट्री बैन है। आप विदेश मंत्री उसमें फाइनेंस मंत्रालय में जा ही नहीं सकते बिना किसी अधिकारी के बुलाए बिना। अगर आप जाते हैं तो वहां जवाबदेही होगी वो अफसर की भी, पत्रकार की भी, आप किससे मिलने आए हैं, क्यों मिलने आए हैं मिनिस्ट्री में। दूसरा, ये हाल हो गया है कि कई सारी जगहों पे पत्रकारों की एंट्री बैन है, कई जगहों पे खबरें बैन है, कई जगह पे आपको आपको ऐसा बांध दिया गया है कि आप कुछ ही नहीं कर सकते। पत्रकारों की सुविधाएं बंद कर दी हैं जो पत्रकारों को सरकार की तरफ से मिलती थी, चाहे वो रियायत मिलती थी रेलवे में, चाहे ये होता था कि पत्रकारों को कुछ घर की सुविधाएं दी जाती थी, वो सब सुविधाएं बंद कर दी है। तो सरकार पत्रकारों को घेरने पर तुली हुई है और मालिकों को बढ़ावा देने पर तुली है। जहां जहां 10 रुपए का खर्चा था वहां मालिक को 100 रुपए दिए जा रहे हैं। पहले विज्ञापन अगर 50 रुपए का आता था तो आज 5 लाख रुपए का विज्ञापन आ रहा है। तो ऐसे में फिर वो क्या खबर खिलाफ लिखेगा सरकार के जब इतना बड़ा फायदा आपको हो रहा है तो। अच्छा, एक और चीज और है मैनेजर सर, ये जी, कांग्रेस वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन जब मीडिया ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो फिर बाकी चीजों पर पर्देदारी तो वैसे ही हो जाएगी, बाकी चीजें तो वैसे ही खराब होनी शुरू हो जाएंगी, आपको लग रहा है? नहीं बिल्कुल होंगी। और आपने जो मूल सवाल पूछा था कि क्या कोई दूसरी सरकार आएगी वो बदलाव करेगी क्या, वो क्यों करेगी? उसके लिए तो बहुत अच्छा रास्ता भाजपा सरकार ने बना दिया है। देखिए आप जमाना याद करेंगे अगर 2014 से पहले का, जरा सी गड़बड़ कहीं होती थी, जरा सी कहीं रेलवे की दुर्घटना होती थी तो मीडिया जो है गिद्ध की तरह पीछे पड़ जाता था कांग्रेस के। पवन बंसल को इस्तीफा देना पड़ा था एक रेल दुर्घटना के लिए। 2008 में मुंबई की आतंकवादी घटना हुई थी, गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कितने मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि मीडिया इस तरह से पीछे पड़ जाता था। वो भी कोशिश करते थे दबाने की, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते थे, लेकिन तमाम मीडिया उनकी नहीं सुनता था। और यही भारतीय जनता पार्टी वाले हमें अंदर से खबरें निकाल निकाल के देते थे कि ये खबर हो, ये अंदर घोटाला चल रहा है, वो अंदर घोटाला चल रहा है। आज कांग्रेस रिसर्च जरूर करती है, वो भी कुछ कोशिश करती है, लेकिन उनकी खबरें कहीं नहीं छप पाती है क्योंकि मीडिया को इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। तो आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या किसी तीसरे राजनीतिक दल की सरकार बनती है, ये सिस्टम में कोई बदलाव आएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। मैं सीधा सीधा कहता हूँ जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।